दोस्तों हमारे झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट दिन हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो रही है, पर घबराना नहीं है मेरे भाई। बस मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स में जितना कुछ बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक मेरे दोस्तों आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स के अंदर में मैं आप लोगों का सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूं एवरीडे ऑनलाइन क्लास नाइट को। दोस्तों याद रखिएगा, जहां पे 10 साल का पीवाईक्यू, 5 साल का मॉडल पेपर, उसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, और उसके बाद आपका दोस्तों ब्लूप्रिंट का जो एग्जाम हुई है, प्री बोर्ड का जो एग्जाम हुई है, सारे क्वेश्चनों को मेरे दोस्तों मैं निचोड़ करके आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूं भाई। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप लोगों का फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिल रहा है, जहां पे दोस्तों आप टेस्ट लगा के अपने तैयारी को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है भाई। फटाफट मेरे दोस्तों बिना देर किए जाएं, इस कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ एवरीडे ऑनलाइन क्लास में ऑल सब्जेक्ट की दोस्तों बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों लेट ना करें, एग्जाम एकदम सर पे मेरे भाई, और मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों जो आपके पेपर में डेटो छपने की पूरी संभावनाएं होगी। तो चलिए सर बिना देर के क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन है भाई कि अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो केंद्रीय समस्या को लिखे। अर्थव्यवस्था की दोस्तों याद रखिएगा दो नहीं बल्कि 3 केंद्रीय समस्या होती है। अगर आपसे 2 पूछा गया तो आपको 2 ही आंसर बताना है। क्या अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या होती है, लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपसे 2 पूछा गया है तो आपको 2 ही लिखना है। ठीक है भाई, आइए सर, तो किसी अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्या निम्न है भाई। किसी भी अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्या मेरे भाई क्या है, निम्न है। याद रखिएगा 2 केंद्रीय समस्या निम्न है। पहला, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, है ना। याद रखिए दोस्तों, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। गौर से सुनेंगे, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितने मात्रा में किया जाए, यह आपको बताना होगा कि अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का पहला समस्या जो आती है वो हमारा आता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितने उत्पादन किया जाए। ठीक है, दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए। दूसरा जो हमारा समस्या आता है मेरे भाई क्या, कैसे उत्पादन किया जाए। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का भी आ सकता है मेरे भाई, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिएगा रसगुल्ला। ठीक है, तो मेरे भाई पहले मैंने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 केंद्रीय समस्या भाई क्या है। पहला हमारा समस्या है किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए। क्या मेरे भाई, दूसरा जो हमारा आता है क्या, कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, डाउट नहीं भाई। तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई जो बहुत ही सुंदर था, मैंने आप लोगों को बताया, समझ में भी आ गया होगा। सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करें। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो प्रवृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मेरे भाई गौर से सुनेगा, जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने 1 2 3 लिखा भाई। ठीक है, और मेरे दोस्तों अगर मुझे सीमांत उपयोगिता निकालना है तो सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या करना होगा मुझे, तो 1 को 1 ही लिखेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई 9। तो मेरे दोस्तों जब मैं एगो एक्स्ट्रा कोई चॉकलेट खा रहा भाई, गौर से सुनेगा, मैं 3 चॉकलेट खाया भाई, एगो में एक टाइम में 1 चॉकलेट खाया, दोपहर को मैंने 2 चॉकलेट खाया, शाम को मैंने 3 चॉकलेट खाया, फिर दोस्तों जब रात हुई तो मैंने 4 चॉकलेट खाया। तो जब जैसे ही मेरे दोस्तों मैं एक एक्स्ट्रा चॉकलेट खाने की कोशिश किया, तब दोस्तों हमारा कुल उपयोगिता जो है दोस्तों पूरी तरह से बढ़ जाती है। यानी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। कितना मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा 13 हो जाएगा। यहाँ पे सर वही चीज आप लोगों से कह रहा है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर, मैंने क्या किया भाई, एक अतिरिक्त वस्तु का क्या किए, उपयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, कुल उपयोगिता में, याद रखिए मेरे भाई क्या, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे ही हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं भाई। और हाँ एक बात याद रखिए दोस्तों, हमारा जो सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला आता है ना भाई, इसे आप लोग अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लेंगे, क्योंकि 2023 के पेपर में ये दोस्तों 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, सीमांत उपयोगिता के फॉर्मूला बताइए, सीमांत उपयोगिता के सूत्र बताएं। तो उस स्थिति में दोस्तों आपको ये बताना होगा भाई। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, ख्याल रखना है। इस चीज को आपको क्या करना है रसगुल्ला, ख्याल रखना है भाई। ये आपको ध्यान नहीं देना, जो मैं कह रहा हूँ सीमांत उपयोगिता के बारे में, सिर्फ आपको वो याद रखना है, MUN = TUN माइनस दोस्तों हमारा क्या होता है, याद है TUN - 1। इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आप लोगों को बता रहा भाई। टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी मेरे भाई, ठीक है ना, माइनस कितना होता है मेरे भाई 1। मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता का अगर मान निकालना है तो मेरे दोस्तों आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा।
इस चीज को ख्याल करना है भाई, ठीक है ना। चलिए सर, तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी। अगर मेरे भाई अगर हम लोग तीसरा की ओर मूव करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन आता है सर हमारे क्या, गौर से देखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन आता है भाई कि कीमत रेखा क्या है भाई। कीमत रेखा मतलब तो प्राइस लाइन क्या है भाई, प्राइस लाइन क्या है ना भाई, प्राइस लाइन क्या है। तो कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाता है। फर्म का मतलब होता है बाजार, फर्म का मतलब होता है फैक्ट्री, फर्म का मतलब होता है दुकान। आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं जहां पे वस्तु बिकती है भाई, ठीक है। तो कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाती है। वह बाजार कीमत तथा एक फर्म के उत्पादन की मात्रा के संबंध को दर्शाती है। कीमत रेखा बस इतना बताती है मेरे भाई कि दुकान और दुकान का प्राइस के बीच में जो रेखा होती है ना, उसी को हम लोग कीमत रेखा बोलते हैं। जैसे मेरे भाई मैंने केक खरीदने के लिए गया और कितना बताया सर हमारे 5 रुपया, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई दुकान के लिए, दुकान और हमारा दोस्तों प्राइस यानी कीमत के बीच में दोस्तों ये क्या हो गया, तो बताएंगे सर हमारा कीमत रेखा क्या हो गया मेरे भाई, कीमत रेखा। तो कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाती है। याद रखिएगा, कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाती है। वह बाजार कीमत तथा एक फर्म के उत्पादन मात्रा के बीच संबंध को दर्शाती है। याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन मैं अभी बताया हूं ये आपके पेपर में 2-2 मार्क्स का आने की संभावना है। कितना मेरे भाई, 2-2 मार्क्स के आने की संभावना है भाई, ठीक है। अब आइए सर बात करते हैं काला बाजारी। दादा काला बाजारी का मतलब एक तरह का बोल सकते हैं सर क्या, धांधली। याद रखिएगा, काला बाजारी का मतलब होता है मेरे भाई क्या, एक तरह का धांधली। क्वेश्चनों को समझने से पहले दोस्तों क्या होता है भाई, मैं आपको दोस्तों सबसे पहले देसी भाषा में समझाता हूं कि काला बाजारी किसे कहते हैं। आइए रसगुल्ला देसी भाषा में समझिए। देखिए मेरे दोस्तों, मान के चलिए दोस्तों कि हमारे दुकान पे एक बिस्किट है, मान के चलिए कुरकुरे है भाई, ठीक है, कुरकुरे। मेरे दुकान में क्या है मेरे भाई, कुरकुरे हैं। कितना, एग्जाम्पल दे रहा भाई 5 रुपया, कुरकुरे नहीं बोलेंगे भाई। चलिए मेरे दुकान में दोस्तों आटा है भाई, क्या है मेरे भाई, आटा बहुत सारा है और हम 20 रुपया केजी बिक रहे हैं भाई। कितना, चलिए मेरे भाई मैं 30 रुपया केजी बिक रहा हूं, ठीक है। गौर से सुनिएगा। आप क्या हुआ सर कि हमारे इलाके में ना मेरे दोस्तों आकस्मिक मतलब अचानक कोई घटना घटी, ठीक है। और दोस्तों अचानक कोई घटना घटते ही दोस्तों एक ऐसी समस्या आ गई जहां पे आटा की कमी हो गई, ठीक है। अब आटा की कमी होने से मेरे दुकान में बहुत सारा आटा है। अब मैं क्या किया दोस्तों कि इन लोगों का लाभ उठाने के लिए, मतलब हम अपने आटा को दोस्तों बोलते हैं ना भाई, देखो भाई मौका का फायदा उठा रहे क्या, हम लोग अक्सर बोलते हैं भाई देहाती भाषा में, मौका का फायदा उठा भी की रे, मौका के फायदा उठा भी की रे, हैं कि चाहे रे, मौका का फायदा उठा भी की। तो मेरे दोस्तों ये दुकानदार क्या कहता है, अब 20-30 रुपए जो आटा था उसे दोस्तों 70 रुपया केजी बिक रहा है भाई। क्या मेरे भाई, 70 रुपया केजी बिक रहा है। और फिर भी लोग दोस्तों इनके पास ही खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे भाई इनके अलावा इस इलाके में कोई भी आटा का दुकान नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, काला बाजारी। काला बाजारी किसी आकस्मिक मतलब दोस्तों होता है क्या, आकस्मिक मतलब अचानक, किसी अचानक स्थिति के चलते वस्तु विशेष की कमी आ रही है भाई। वस्तु की क्या हो गई मेरे भाई, कमी आ गई, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या हो गया भाई, वस्तु की कमी आ गई, ठीक है, कमी आ रही है। उसका लाभ उठाते हुए वस्तुओं को उच्च दाम पर बेचकर अनुचित लाभ कमाने की प्रक्रिया काला बाजारी कहलाता है। याद रखिए दोस्तों, बोलते बस काला बाजारी का मतलब सीधा सीधा याद रखेगा कि मेरे दोस्तों, याद रखिएगा क्या, कि मौका का फायदा उठाना भाई। क्या बताएंगे सर, मौका का फायदा उठाना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, काला बाजारी, ठीक है। आइए सर बात करते हैं सर हम लोग का मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं। मूल्यह्रास एक ऐसा रेखा वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में सामान्य टूट फूट और उनके घिसावट के कारण वस्तु के मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। नहीं समझ में आया सर, अब थोड़ा सा देसी भाषा में समझाइए ताकि मुझे समझ में आया। ए मेरे रसगुल्ले, आप एक मशीन लाते हैं भाई, मशीन, याद रखिएगा आप क्या होते हैं मेरे भाई, एक मशीन लेते हैं 2025 में, ठीक है भाई। और दोस्तों ये मशीन जो है ना भाई, याद रखिएगा ये मशीन दोस्तों पूरी तरह से 2026 तक दोस्तों क्या होती है, जब आप इस मशीन का यूज करते हैं तो इस मशीन में काफी घिसावट आती है, ठीक है। काफी घिसावट आने के कारण दोस्तों क्या होती है, थोड़ा सा खरोच आ जाती है, या कोई भी पत्ती हो या दोस्तों कोई इसके अंदर में जो दोस्तों वायर वगैरह जो लगा हुआ है वो टूट जाते हैं। इनके टूटने के बाद दोस्तों इससे तो हमें मरम्मत करना होगा,
मशीन से ही हमारा फैक्ट्री चल रही है, मशीन अगर खराब हो जाएगी तो काम रुक जाएगा। तो दोस्तों मशीन को बनाने के लिए जो पैसा, जी हाँ, जो पैसा मैंने खर्च किया ना भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल्य से मूल्य का ह्रास। इसी को क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्ला? मूल्य का ह्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो बताएंगे सर मूल्य का ह्रास बोलते हैं। ठीक है, सुनिएगा, मूल्य ह्रास एक रेखा वर्ष, या दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेखा वर्ष, लेखा वर्ष भी बोल सकते हैं, और दोस्तों रेखा वर्ष, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। और लेखा वर्ष का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं मेरे भाई। एक साल के अंदर में, याद रखिएगा, एक साल के अंदर में आप यहाँ पे एक साल नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये हमारा हिंदी भाषा है, और हमारा एक रेखा वर्ष की बात करें या एक लेखा वर्ष की बात करें, ये इकोनॉमिक्स का शब्द है, और आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के शब्द से ही दोस्तों इसमें इस्तेमाल करना होगा, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो बात करें सर मूल्यह्रास एक रेखा वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तु, यानी मेरे भाई मैंने पैसा लगाया था मशीन को खरीदने के लिए, तो पूंजीगत वस्तु हो गया। पूंजीगत वस्तु में सामान्य टूट फूट और उनके घिसावट के कारण वस्तु के मूल्य में जो कमी आती है उससे दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या? मूल्यह्रास बोलते हैं। क्या रसगुल्ले? मूल्यह्रास बोलते हैं। क्या भाई? मुस्कुरा कर बोलिए, क्या बोलते भाई? तो बताएंगे सर मूल्यह्रास बोलते हैं। क्या भाई? तो बताएंगे सर हम लोग इसे मूल्यह्रास कहते हैं। क्या? मुस्कुरा कर बताइए दादा, मूल्यह्रास कहते हैं। ओके, चलिए सर छठा क्वेश्चन, सारा अभी दो बता रहा हूं मैं, दो मार्क्स का। ठीक है, बैंक दर किसे कहते हैं, है ना भाई? व्हाट इज बैंक रेट? बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक का मतलब क्या होता है भाई? थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, वाणिज्य बैंक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गौरव से थोड़ा सा आप लोग समझने की प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, वाणिज्य बैंक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुंदर तरीके से दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहले देखिए बैंक दर किसे कहते हैं? तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक का मतलब होता है दोस्तों हमारे क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गौर से सुनेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्य बैंक, यानी वाणिज्य बैंक का मतलब होता है हमारा SBI, या दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, या दोस्तों हमारा पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल, PN पंजाब, P से पंजाब होता है ना, रियली सॉरी भाई, पंजाब नेशनल बैंक, या दोस्तों जितने सारे बैंक आप लोग देखे हैं सारे बैंक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी कुछ ही एग्जांपल लिया हूं, ठीक है ना, सुनिएगा। वह दर, बैंक दर किसे कहते हैं? सुनिएगा, ये पेपर में 100% छपेगा नहीं, छप चुका है भाई। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है, और 1949 को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने वाणिज्य बैंक, यानी सर हमारा SBI हो गया, या बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या कुछ और बैंक हो गई भाई। ठीक है, वही कह रहे हैं कि बैंक वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य बैंकों को, SBI को, बैंक ऑफ इंडिया को, पंजाब नेशनल बैंक को ऋण देता है। समझ गए भाई? क्योंकि दोस्तों RBI एक ऐसी बैंक है जो पूरे भारत के सारे बैंकों का बाप कहलाता है, याद रखिएगा, सारे बैंकों का बाप कहलाता है। इसे हम लोग बैंकों का बैंक, बैंकों का बाप, सर्वाधिक बैंक, है ना भाई, सबसे ज्यादा दोस्तों क्या बोलते हैं भाई? इसी का चर्चा होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ये मान के चलिए 1 लाख रुपया दोस्तों क्या देते भाई? याद रखिएगा, ये बैंक ऑफ इंडिया को पैसा देते भाई, तो ये मुंह उठा के पैसा नहीं देंगे भाई, कुछ रेट लगाएंगे इसके ऊपर। क्या? 1%, 2%, 1%, 2.5%, 2%, 5%, कुछ भी हो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको जब SBI को 1 लाख रुपया पैसा देंगे तो दोस्तों कुछ रेट लगाएंगे। इसी रेट को मेरे भाई बैंक दर कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर? इसी को हम लोग बैंक दर कहते हैं। बस मेरे भाई एक लाइन का डेफिनेशन है, समझने की प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है मेरे भाई कि समझ में भी आ गया होगा। सिंपल सा भाषा है, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है भाई। ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति, अरे मेरे भाई सीमांत बचत प्रवृत्ति मेरे भाई क्या? मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी सेव, याद रखिएगा। मार्जिनल 2 चीज होता है भाई हमारा, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन और मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी सेव, याद रखिएगा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा दोस्तों सीमांत बचत प्रवृत्ति, है ना भाई। एक होता है सर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और एक होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में परिवर्तन, याद रखिएगा, बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को याद रखिए दोस्तों व्यक्त करता है भाई, याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला दोस्तों एकदम मरते दम तक याद रखना है। एक जमाने भाई जब तक आपकी जिंदगी बाकी रहे तब तक याद रखेगा, आगे चल के भी दोस्तों इसमें काम आएगी। दूसरी बात,
इस आपका दोस्तों फॉर्मूला से मैं जब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्तों, आपको बेटर तरीके से न्यूमेरिकल के बारे में भी मेरे भाई बताने की पूरी कोशिश करूंगा, याद रखिएगा। तो मेरे भाई गौर से सुनिएगा। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति, याद रखिए सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है वह बचत में परिवर्तन, याद रखिए दोस्तों हमारा सेविंग में चेंजेस, याद रखिए बचत में परिवर्तन तथा आय यानी दोस्तों हम लोग का वाई, हम लोग आय में परिवर्तन को हम लोग वाई से इंडिकेट करते हैं। आय में परिवर्तन के अनुपात को क्या करते हैं भाई, व्यक्त करती है। और जिससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन का फॉर्मूला यही होता है भाई, सीधा बात याद रखिएगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति उसे कहते हैं जहां पे बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को दर्शाता है। बचत में परिवर्तन तथा आय में अनुपात, बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करता है, दर्शाता है, याद रखिए मेरे भाई। और इसका फॉर्मूला होता है क्या, एमपीसी इक्वल टू होता है क्या, डेल्टा एस यानी डेल्टा वाई, ठीक है। प्रगतिशील कर किसे कहते हैं भाई, कर का मतलब होता है सर टैक्स, क्या होता है मेरे भाई, कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। कर का मतलब होता है क्या मेरे भाई, टैक्स। और टैक्स दोस्तों दो प्रकार का होता है, मैं आपको डिटेल्स में अभी बात करूंगा भाई इसी क्लास में। एक होता है सर हमारा प्रत्यक्ष कर और एक होता है सर हमारा अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अभी बात करूंगा। तो प्रगतिशील कर जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर की दर ऊंची होती जाती है, ऐसे कर को प्रगतिशील कर कहते हैं। मेरे दोस्तों नहीं समझ में आया, एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे दोस्तों मेरा मान के चलिए, मैं दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा, जब मेरे दोस्तों मैं जॉब करता था किस पे, IRB, ठीक है भाई, आपका RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, याद रखिए भाई, RPF ट्रेडमैन, ठीक है ना। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जब मेरे दोस्तों फर्स्ट सैलरी था वो आपका 32,000 था, ठीक है। तो 32,000 जब हमारे सैलरी थी ना भाई, तो सरकार हमसे टैक्स लेते थे कितना, मान के चलिए 1,000 रुपया, ठीक है। तो मेरे दोस्तों हमारे खाते में कितना आता था, 31,000, ठीक है। अब मेरे भाई मेरा सैलरी बढ़ के हो गया कितना, मान के चलिए दोस्तों 50,000, ठीक है भाई, कितना हो गया 50,000। तो अब सरकार बोल रही कि देखो मैं आपका सैलरी बढ़ा दिया हूं तो टैक्स भी बढ़ेगी। तो मैंने कहा कितना, बोला ज्यादा नहीं लगेगा भाई, ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा, आपको याद रखेगा 1,600 रुपया दे देना भाई, कितना, 1,600 रुपया दे देना, समझ रहे मेरी बात को। जब मेरे भाई 3200 रुपये मेरा आय था तो मेरा 1,000 टैक्स लगता था। आज हमारा 50,000 इनकम है तो वो हमारे से 1,600 रुपया का क्या ले रहा है भाई, तो बताएंगे सर वह टैक्स ले रहा है। ओके सर, इससे क्या पता चलता है कि प्रगतिशील वह कर है जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है भाई, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, अब मेरे दोस्तों मेरा इनकम जो है 80,000 हो गया भाई, कितना, 80,000 हो गया। अब वो बोल रहा है कि टैक्स अब 1,600 नहीं लगेगा, मैंने कहा कितना, 3,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा, मेरा ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आप लोग गौर करेंगे कि प्रगतिशील कर जैसे जैसे व्यक्ति की आय में आय बढ़ती जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय दोस्तों क्या होती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टैक्स भी दोस्तों क्या होती है भाई, बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं ऐसे कर को हम लोग प्रगतिशील कर कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में और साधारण भाषा में समझने की प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को सुंदर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। प्रगतिशील कर मतलब प्रगतिशील कर वह कर जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उनकी टैक्स भी बढ़ती जाती है, ऐसे कर को प्रगतिशील कर कहते हैं। आइए सर बात करते हैं मेरे भाई क्या, उत्पादन संभावना वक्र, क्या मेरे भाई, उत्पादन संभावना वक्र। और एक क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं, गौर से सुनेगा। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु का नतोदर क्यों होती है, अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैं जब लाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। और जिनको मन कर रहा है नहीं क्लास करने को छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। चलिए सर, हाँ भाई अफसोस होता है, अफसोस होता है कि इतना सुंदर तरीके से बताने के बावजूद भी लोग वीडियो को पॉज करते हैं, सॉरी स्किप करते हैं, है ना, कोई क्लास छोड़कर चले जाते हैं। खैर एग्जाम हॉल में बैठेंगे और अगर आप लिख पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लिख पाएंगे तो ये काला चेहरा याद आएगा कि कोई था जो कुत्तों की तरह भूख भूख के हम लोगों को बता रहे थे भाई, वो भी अपने देसी भाषा में, जो भ्रष्ट जो मेरे दोस्तों क्या बोलते भाई टफ लैंग्वेज थी, उसे हमने सरल करके आप लोगों को बताने का प्रयास किया, ठीक है। आइए, उत्पादन समाना वक्र से आप क्या समझते हैं। उत्पादन समाना वक्र वह रेखा है जो दो वस्तुओं की विभिन्न वैकल्पिक, विकल्पिक का मतलब दोस्तों क्या, विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, क्या मेरे भाई, विकल्प का मतलब होता है क्या मेरे भाई, ऑप्शन। उत्पादन संभावना वक्र वह रेखा है जो दो वस्तु की विभिन्न वैकल्पिक उत्पादन की संभावना अथवा संयोग को दिखलाती है भाई, जिन्हें दिए हुए संसाधनों तथा उत्पादन की तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। मेरे दोस्तों सिंपल से बात याद रखिएगा,
ये हमारा एक लाइन है मेरे भाई, क्या है भाई, ये मेरे भाई एक हमारा लाइन है, ग्राफ है, गौर से सुनेगा। इसे हम लोग ओ से इंडिकेट करते हैं, इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, इसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। आप क्या रहे कि उत्पादन संभावना वक्र, जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, सुनिएगा, उत्पादन संभावना वक्र वह रेखा है, उत्पादन संभावना वक्र वह रेखा है जो दो वस्तु की विभिन्न वैकल्पिक, याद रखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं एरो लगा रहा भाई, ठीक है ना, एरो लगाते ही दोस्तों मैं यहाँ पे नाम दे दिया कि ये हमारा वायु वस्तु है, ठीक है, और इसे हम लोग नाम दे दिया दोस्तों हमारा एक्स वस्तु है, गौर से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक उत्पादन की संभावना अथवा संयोग को दिखलाती है भाई। दो वस्तु है भाई, दोनों के संयोग को दर्शाती है भाई, दोनों को संयोग को दर्शाती है, जिन्हें दिए हुए संसाधनों तथा उत्पादन की तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। और उत्पादन संभावना वक्र में दोस्तों जो भी वस्तु होती है ना भाई, इससे दोस्तों उत्पादित किया जाता है किसके माध्यम से, मशीन के माध्यम से। किसके माध्यम से मेरे भाई, मशीन के माध्यम से। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मेरे भाई याद रखना होगा। दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूंगा कि उत्पादन संभावना वक्र मूल्य बिंदु की ओर नतोदर क्यों होती है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उत्पादन संभावना वक्र मूल्य बिंदु की ओर नतोदर क्यों होती है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हाँ, आगे बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूं भाई, ठीक है ना। आगे देखिए, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, अगर नहीं आएगा ना भाई क्वेश्चन को, तो मेरे दोस्तों आप कहिएगा सर आपका वादा मेरे दोस्तों बेकार हो गया, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, आ चुका है। जी हाँ, अगर यकीन नहीं होता है तो जाइए जैकबोर्ड के हॉल में जाकर के देखिए, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। दोस्तों एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूं, अगर मेरे पास मांग का नियम अगर नहीं समझ पाए, वादा करता हूं मेरे दोस्त की जिंदगी में किसी टीचर्स के पास आपको समझ में नहीं आएगी। मांग का नियम किसे कहते हैं, गौर से सुनिएगा। अन्य बातें समान रहने पर, ये डेफिनेशन पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। अन्य, आपको लिखना कैसे वैसे बता रहे तुम देसी भाषा में। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दोस्तों उसकी मांग घट जाती है, ठीक है। यानी दोस्तों अभी मान के चलिए आलू हमारे 20 रुपए केजी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अरे यही आलू दोस्तों 20 रुपए केजी है, तो हम रोज याद रखें 20 रुपए केजी है, और दोस्तों मैं रोज 5 किलो खरीदता हूं भाई। यही आलू दोस्तों कल दिन जाकर के अगर 40 रुपया हो जाएगा तो क्या मैं 5 किलो खरीद पाऊंगा, नहीं। हम कितना खरीदेंगे सर, 3 केजी खरीदेंगे, ठीक है। गौर से सुनेगा, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। मेरे बात को सुनिए, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। आप दोस्तों अगर ये आलू जो 20 रुपया था या 40 रुपया था, यही आलू अगर हमारे पास 10 रुपया केजी हो जाएगा तो क्या हम 5 किलो खरीदेंगे, 3 किलो खरीदेंगे, नहीं मेरे भाई। तो कितना खरीदेंगे सर आप, तो मैं बोलूंगा सर मैं 10 किलो खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि सस्ता हो गया है। क्या मेरे भाई, पूरी तरह से सस्ता हो गया है। वही चीज मैं बता रहा हूं कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दोस्तों उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है उसकी मांग बढ़ जाती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिमांड लॉ। इतना सुंदर तरीके से बताने के बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पाए मेरे दोस्तों तो अफसोस है मेरे लिए, ठीक है। बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, बाकी सब कुछ नहीं भाई, ये सब आपको कुछ नहीं, ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको इतना ध्यान देना है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जी हाँ, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जी हाँ, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अल्पकालीन सीमांत लागत यू आकार का क्यों होते हैं भाई, यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का छपेगा। जो अल्पकालीन सीमांत लागत है, और इसे मेरे दोस्तों आप लोग रट्टा लगा लीजिएगा भाई। क्या मेरे भाई, रट्टा लगा लीजिएगा तो बेहतर होगा भाई, ठीक है। रट्टा का मतलब होता है दोस्तों क्या, एकदम दोस्तों देसी भाषा में बताना चाहूंगा। रट्टा का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों कि आपको हर हाल में उसे याद कर लेना भाई। क्या कर लेना मेरे भाई, हर हाल में आपको उसे याद कर लेना भाई, ठीक है। आइए सर मैं सबसे पहले 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताना चाहूंगा, फिर दोस्तों मैं आपके टॉपिक पे लौट कर आऊंगा भाई, ठीक है। आप दोस्तों गौर से सुनिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, मैं जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन है मेरे भाई क्या,
याद रखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों क्या, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी दोस्तों आप लोगों को एक बार और बताता हूं भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में 1-2 मार्क्स का नहीं बल्कि 5 मार्क्स का छपेगी और आपको दोस्तों बताना भी होगा। मेरे दोस्तों आप गौर ना करें कि ये आपका आंसर बना हुआ है, बस मेरे दोस्तों मैं जो कह रहा हूं उस पर गौर करना है। सबसे पहले मैं एक नया स्लाइड लेता हूं मेरे भाई, क्या मेरे भाई, मैं एक नया स्लाइड ले रहा हूं और नया स्लाइड में दोस्तों आपको सेपरेट तरीके से बता रहा हूं कि आप मेरे भाई किस तरह से ये क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले आप ये जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले दोस्तों इससे आप याद रखिए दोस्तों क्या करना है मेरे भाई, इससे आप क्या करें मेरे भाई, ठीक है। ये कहाँ गया भाई, एक सेकंड मेरे भाई। आप सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना मेरे भाई तो आप आसानी से मेरे भाई उस क्वेश्चन को हल कर डालेंगे और आपको चुटकी में मेरे भाई 5 मार्क्स मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या था सर कि निम्न तालिका से मांग की कीमत रोज ज्ञात करना है, यानी सर हमको निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें निकालना क्या है सर, सबसे पहले आप लोग जानिए हमें निकालना क्या है सर, याद रखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके सर मुझे ये निकालना है, चलिए सर पता चल गया भाई मुझे क्या निकालना है। वस्तु की कीमत दिया भाई 8 से 6, चलिए सर हम वस्तु की कीमत भी लिख देते हैं भाई, कितना, वस्तु की कीमत, यानी सर हम लोग इसको बोलते क्या, वस्तु की कीमत, ठीक है। गौर से सुनेगा, वस्तु की कीमत, गौर से सुनिएगा, वस्तु की कीमत दोस्तों कितना दिया, 8 से 6। ओके सर अब क्या दिया है सर मेरे भाई, गौर से सुनिएगा, वस्तु की मांग दिया मेरे भाई कितना, 32 से 42। वस्तु की मांग कितना दिया मेरे भाई, 32 से 42, ठीक है। गौर से देखिएगा वस्तु की जो मांग मेरे भाई कितना, 32 से 42, ठीक है, 32 से 42, ठीक है, 32 से 42, ठीक है। मैं लिख देता हूं दोस्तों मांग, या दोस्तों हम इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या भाई, क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कभी दोस्तों हम लोग मात्रा बोलते हैं तो कभी मांग बोलते हैं, ठीक है। आइए सर अब मैं क्या बोल रहा हूं भाई, गौर से सुनेगा मेरे दोस्तों, कीमत को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, मेरे बात को सुनते जाइएगा। और दोस्तों मात्रा को हम लोग क्वांटिटी से इंडिकेट करते हैं, किससे मेरे भाई, क्वांटिटी से इंडिकेट करते हैं। तो इससे हम लोग बोलेंगे सर हमारा P1, इससे हम लोग बोलेंगे दोस्तों क्या, P2, इससे हम लोग बोलेंगे सर हमारा Q1 और इससे हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, Q2, ठीक है। अब सर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है सर, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q इनटू Q अपॉन P। याद रखिए मेरे भाई इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, ये आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये फॉर्मूला है क्या। आप लोगों को दोस्तों कम से कम ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई। मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं भाई, ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। मैं फिर से क्या रहा भाई, ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं ना भाई, याद रखिएगा दोस्तों ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, इसको गौर से सुनेगा, ठीक है ना। या दोस्तों आप इसको ऑपोजिट लिख दीजिए, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ओके अब मेरे भाई आपको जो जो चीज दिया है वो आपको लिखना है। यहाँ पे P का मतलब होता है, ये क्वेश्चन है भाई, घबराना नहीं है भाई, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल का सेपरेट 2-4 क्लास दूंगा, एकदम भर भर के दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है ना। तो मेरे भाई क्या है, वस्तु की कीमत की अगर हम बात करें तो मेरे भाई P1 दिया है इतना, Q दिया है इतना इतना, फलना ढकना दिया है भाई, ठीक है। तो मेरे भाई P के बारे में तो हमें बहुत सुंदर तरीके से पता है सर, P हमारा दिया है कितना, 8। ओके सर Q हमारा कितना दिया है सर, 32। P का मतलब P1, Q का मतलब Q1। सर डेल्टा Q नहीं दिया हुआ है सर, डेल्टा P नहीं दिया है, तो आपको निकालना होगा मेरे भाई। कैसे निकालेंगे सुनिएगा, डेल्टा P निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपको करना होगा क्या, P2 माइनस P1। P2 कितना दिया भाई, 6 और माइनस कितना मेरे भाई, 8। तो इसको घटाएंगे तो मेरे भाई डेल्टा P का जो मान है वो -2 निकल गया भाई, कितना निकल गया मेरे भाई, -2 निकल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों डेल्टा Q की अगर हमें मान निकालना है तो आपको क्या कर रहा है भाई, Q2 और माइनस Q1, ठीक है। तो डेल्टा Q की अगर हम बात करें तो मेरे भाई Q2 हमारा 42 दिया हुआ था, Q1 हमारा 32 दिया हुआ था, ठीक है। इस तरह से मेरे दोस्तों अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया सर, 10। ओके सर कितना आ गया मेरे भाई, 10 आ गया। शर्त है भाई क्या, डेल्टा Q हमारा दिया है मेरे भाई कितना, 10। डेल्टा P कितना दिया सर, -2, कितना मेरे भाई, -2। काटेगा तो काट दीजिए, 8 4 32, ठीक है। फिर दोस्तों आप लोग 2 के टेबल से काटे भाई, क्या 2 के टेबल से फिर से काटिए इसको, 2 5 10 और 2 दूनी 4। तो मेरे भाई ऊपर में कितना आ गया मेरे भाई, 5/-4। कितना बताएंगे सर हमारा, 5/-4। कभी भी दोस्तों इस तरह से फॉर्मेट में आए तो आपको इस फॉर्मेट में छोड़कर ही आंसर नहीं बताना है, बल्कि दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों डिवाइड करना है। क्या मेरे भाई, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेरे भाई जब 4 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, अगर डिवाइड करने नहीं आता तो मेरे भाई इसका मतलब आप मैट्रिक में फेल थे भाई, ठीक है।
तो 4 में से 5 को भगा देंगे मेरे भाई, कितना होगा? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा 1.25 होगा। क्या होगा भाई? माइनस क्या होगा मेरे भाई? 1.25 होगा। फिर से सुनिए, 4 को 5 से भगा देंगे तो कितना होगा? -1.2 होगा। ठीक है, अब मेरे दोस्तों जैसे ही आपका आंसर नेगेटिव में आया, जैसे ही दोस्तों आपका आंसर माइनस में आया है, आपको पलट के कर देना है पॉजिटिव। और अगर दोस्तों आपका आंसर अगर प्लस में आया है तो आपको पलट के कर देता है नेगेटिव। तो अभी हमारे क्या है? नेगेटिव है। तो आपको बताना है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ रसगुल्ला, आपको बताना होगा कि मांग की कीमत रोज का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? 1.25। बस मेरे भाई आपको इतना बताना है और आपको 5 मार्क्स लेना है और दौड़कर घर आ जाना है। इसके बारे में ना जाने मैंने फाउंडेशन कोर्स में कितना कुछ आप लोगों को ऑलरेडी दोस्तों बता चुका भाई। इसके बारे में ना जाने मेरे भाई मैं कितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को इसके बारे में प्रैक्टिस भी करवाया था। थोड़ा सा आप लोग याद कीजिएगा तो आपको याद भी आ जाएगी भाई। ठीक है, आइए सर। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया मेरे भाई तो आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना ले, न्यूमेरिकल का मैं सेपरेट से क्लास दूंगा भाई। ठीक है, आइए सर। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन और पे आते भाई। इस पर मेरे भाई एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का मैं दिखाता भाई, फिर आप लोगों को टॉपिक पे लौट कर आएंगे भाई। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन एक बार और मैं दिखाना चाहूंगा मेरे भाई, गौर से देखिएगा। ठीक है, आप देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2024 और 23 में लगातार पूछा गया भाई। देखिए दोस्तों आंसर जो सॉल्व किए इस पर ध्यान ना दे, सिर्फ क्वेश्चन देखिए। यदि y यानी सर हमारा डेल्टा y का मान अगर दोस्तों हमारा 1600 दिया हुआ है और डेल्टा i का मान अगर दोस्तों हमारा कितना दिया भाई? 1 नहीं भाई, i है, अगर 400 दिया हुआ है। ठीक है भाई, और आपसे पूछा जाएगा सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति, यानी सर आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो बताएंगे सर आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों क्या? मोहब्बत से बताइएगा मेरे भाई, आपसे सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन पूछा जा रहा है, क्या होगा? इतना बताइएगा ना तो 5 नंबर देगा आपको, 5 नंबर। अब आइए सर फॉर्मूला, आइए हमसे क्या पूछा भाई? एमपीसी का फॉर्मूला पूछा है सर, एमपीसी का मान पूछा है। ए मेरे दोस्त, क्या हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है भाई कि के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है, एमपीसी होता है। यस या नो भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने सही कहा। क्या मेरे भाई? आप कहेंगे मेरे भाई क्या? सर आपने बिल्कुल सही कहा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी सर हम लोगों ने क्या किए हैं? पढ़ रखा है भाई। यस या नो भाई? आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला के बराबर 1 माइनस के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है भाई। ठीक है, ओके सर। चलिए सर अब मोहब्बत से देखिए मेरे भाई इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि एमपीसी का मान निकालने से पहले हमें के का पता होना चाहिए। ठीक है, तो के का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले के का फॉर्मूला पता होना चाहिए। के बराबर होता है सर हमारा, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या होता है कि आय में परिवर्तन बटा, याद रखिए दोस्तों, सॉरी हमारा दोस्तों मांग हमारा आय में परिवर्तन मतलब डेल्टा वाई अपन डेल्टा आई होता है भाई। याद रखिएगा डेल्टा वाई अपन क्या होता है मेरे भाई? डेल्टा आई होता है भाई। ठीक है, तो डेल्टा वाई का वैल्यू दिया है सर कितना? हमारा 1600 दिया है सर। ठीक है, डेल्टा आई का वैल्यू कितना दिया मेरे भाई? 400 दिया हुआ है। जब मेरे दोस्तों के का अगर हम लोग मान निकालने के लिए जाएंगे तो के का मान निकलेगा कितना मेरे भाई? 4 4 16, यानी सर हमारा के का मान कितना निकला? 4। के का मान कितना निकला सर? मोहब्बत से बोलिए 4। ठीक है, अब जब के का मान निकल गया मेरे भाई, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और पकड़ के पुट कर देना है। 4 बराबर 1 माइनस 1 माइनस एम पी सी। मेरे दोस्तों इनको इससे मल्टीपल करना है, इनको इससे मल्टीपल करना है। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इनको इससे मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 होगा, नीचे कुछ नहीं तो क्या भाई? 1 है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 को इससे हम लोग गुना कर देते हैं भाई। क्या करते हैं? 4 है ना भाई, कोमल ले लेते हैं। 4 1 माइनस एम पी सी। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो मेरे भाई गौर से देखिएगा, अब इसको गुना करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली गुना कर सकते हैं कि 4 को 1 से गुना करेंगे 4, इनको इससे गुना करेंगे तो 4 MPC। अब यही काम करना होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 लेंगे कॉमन तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस MPC, ये तो बचेगा भाई, MPC बचेगा भाई। यस या नो? आप क्या कहेंगे सर? MPC बचेगा मेरे भाई। बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसे कॉमन ले सकते हैं भाई। 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा भाई? यही बचेगा, इसके अलावा तो कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है। आप क्या करते हैं ना मेरे भाई, गौर से देखिएगा, आप इसको क्या करते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पे हैं, इसको भागा दे देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं मेरे भाई? भागा दे देते हैं भाई। गौर से देखिएगा, इसको क्या करते हैं भाई? भागा दे देते हैं। ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं कर रहे ना भाई? यहाँ तो गलत बना भाई, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ठीक कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। तो 4 को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं भाई? गौर से देखते जाइए भाई।
जो मैं कह रहा हूं आप गौर से देखते जाइएगा, ठीक है। आप क्या करें मेरे भाई, गौर से सिर्फ और सिर्फ देखते जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग कॉमन लेकर आए, ठीक है। आप मेरे भाई क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, बराबर क्या बचेगा सर 1 माइनस एमपीसी, क्या बचेगा मेरे भाई 1 माइनस एमपीसी। इसको इससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 4 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट हमारा कितना आएगा 0, 4 दूने 8, ठीक है भाई, और 2 0, 4 5 20, यानी कितना आएगा सर 0.25, कितना आएगा 0.25 बराबर माइनस 1 माइनस एमपीसी, क्या मेरे भाई बराबर हमारे क्या जाएगा सर एमपीसी, ठीक है। समझिए मेरे भाई, अब ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, अगर दोस्तों हमारा वन देखिए 1 ये हमारा दोस्तों पॉइंट 25 माइनस प्लस इधर आएगा -1 बराबर कितना हो गया सर हमारा माइनस एमपीसी, बराबर क्या हो गया मेरे भाई माइनस एमपीसी। तो दोस्तों जब इसको हम लोग घटाएंगे तो आएगा कितना 0.75 मेरे भाई। अगर हम लोग 1 रुपया में से 25 पैसा को घटाएंगे तो कितना होगा 75 पैसा, बराबर क्या होगा सर हमारा माइनस में आएगा माइनस एमपीसी, ठीक है भाई। तो ये हमारा माइनस ये माइनस हमारा कट गया, तो हम बोल सकते हैं सर कि एमपीसी बराबर हमारा 0.75। यही मेरे भाई क्या है भाई आंसर है, यही हमारा भाई क्या है, यही हमारा क्या है मेरे भाई, यही हमारा आंसर है भाई। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया मेरे भाई तो एक बार आपको अंतिम तरीके से बता रहा हूं, गौर से सुनेगा, मैं फिर से बता रहा हूं गौर से सुनेगा। मैं बात क्या सर कि हमारे डेल्टा वाई बराबर दिया था सर 1600, डेल्टा आई बराबर 400, एमपीसी का मान पूछने लगा आपसे कि एमपीसी का मान क्या होगा, पूछा गया आपसे कि एमपीसी का मान क्या होगा, ठीक है, गौर से सुनेगा। तो एमपीसी का मान निकालने से पहले आपको के का मान निकालना होगा भाई, ठीक है। क्यों के का मान निकालना होगा, क्योंकि के का फॉर्मूला आता है के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, एक फॉर्मूला ये होता है, और के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई होता है। तो मेरे भाई मेरे पास एमपीसी तो है नहीं, तो मैं क्या कैसे निकालूं, तो सबसे पहले हमें के का वैल्यू निकालना है। तो मेरे भाई डेल्टा वाई हमारे पास दिया था 1600, डेल्टा आई हमारा दिया था 400, तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो के बराबर हमारे निकल गया कितना 4, ठीक है। जब हमारे पास के बराबर 4 निकल गया मेरे भाई, तो हम के की जगह में 4 रख देते हैं, 1 की जगह 1, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, एमपीसी की जगह एमपीसी। अब इससे हम लोग क्या करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनको इससे मल्टीपल करते हैं, इनको इससे मल्टीपल करते हैं। इनको इससे मल्टीपल करेंगे भाई तो 1 आएगा, इनको इससे मल्टीपल करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीपल करेंगे 4, 4 को एमपीसी से मल्टीपल करेंगे तो -4 एमपीसी, ठीक है। आप क्या कहते हैं भाई, ये हमारा जो दोस्तों हमारा दिया हुआ है 1, ये हमारा दोस्तों मल्टीपल में दिया है, इस पट्टी लाएंगे मतलब इधर लाएंगे तो हमारे क्या होगा भाई, ये डिवाइड में आएगा, बराबर 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा जैसे दिया हुआ था। अब मेरे दोस्तों 4 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको कितना आएगा 0.25, कितना आएगा सर मोहब्बत से बोलिए 0.25, कितना आएगा मेरे भाई याद रखिएगा 0.25, ठीक है ना। अब 0.25 को दोस्तों आप क्या करेंगे, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, आप मेरे भाई क्या करते जब इसको इससे घटाएंगे तो 0.75 आएगा, ठीक है। अब माइनस एमपीसी को काटेंगे दोस्तों, माइनस माइनस तो हमारा कितना हो जाएगा सर, हमारा एमपीसी बराबर हो जाएगा कितना 0.75। बताइए मेरे भाई समझ में आ गया, ठीक है। मेरे बात को बताइए मेरे भाई समझ में आ गया मेरे भाई। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फटाफट मेरे दोस्तों सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे भाई कमेंट करें, मैं आप लोगों को बेटर तरीके से दोस्तों अगला वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा।